वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं CIS एंड द डेमोक्रेटाइजेशन इन CIS। गाइस, CIS क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जो एडेड टॉपिक्स है हमारे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर में से। क्लास 12 स्टूडेंट्स, आपकी NCERT बुक का चैप्टर 2 है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। उसमें CBSE ने हमारे लिए कुछ टॉपिक्स को ऐड करा है, जैसे CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और कैसे इन CIS स्टेट्स में डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस चला। वो टॉपिक्स आज मैं आपको इस वीडियो में कवर कराने वाली हूँ। इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए CBSE ने हमें एडिशनल मटेरियल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। सो जितनी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है आप लोगों के लिए जानने के लिए, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि वो सब मैं आपके एग्जाम्स के लिए इस वीडियो में कवर करूं। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे CIS एक्चुअली में है क्या, विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज CIS, CIS के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एरियाज ऑफ कॉपरेशन क्या है, व्हाट इज CIS, फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, एंड जो है प्रेजेंट स्टेट क्या है CIS की। और फिर हम पढ़ेंगे कि ये जितनी भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थी वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे चली, और जब हम वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है इतनी अच्छी इस्टेब्लिश नहीं थी तो वहाँ पे कैसे जो है अपहीवल्स हुए फॉर द डेमोक्रेसी। ये सब अब हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। और इसमें क्या कवर करेंगे गाइस? हम CIS एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन द CIS। बाकी टॉपिक्स अगर तुम्हें पढ़ने अरब स्प्रिंग, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, यू कैन गो एंड स्टडी। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, डेमोक्रेटाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन CIS। तो डेमोक्रेटाइजेशन पढ़ने से पहले हम पहले समझते हैं व्हाट इज एक्चुअली CIS, एंड फिर CIS में डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस कैसे चला वो हम पढ़ेंगे। तो CIS क्या है? CIS की फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और ये कब बना था? ये तब बना था जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। तो जितनी भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, यानी कि वो कंट्रीज जो सोवियत यूनियन से डिसइंटीग्रेट हो गई थी, तो उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS। अब CIS को कौन कौन सी सोवियत यूनियन के फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्रीज या आपको पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज ने ज्वाइन करा, ये समझते हैं। क्योंकि 15 थी ना, तो 15 में से कितनों ने CIS को ज्वाइन करा और क्यों उन्होंने CIS बनाया, कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो होंगे ना CIS बनाने के, ये हमें समझना है। तो अगर एग्जाम में डेफिनेशन आए व्हाट इज CIS, तो आपको क्या लिखना है? दैट सोवियत यूनियन वाज डिसॉल्व्ड इन 1991 एंड इट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS। ठीक है, जो ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट है CIS, ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके मेंबर्स कौन है? रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके मेंबर्स है सोवियत यूनियन के, जो है आप कह सकते हो फॉर्मर मेंबर, जो पहले सोवियत यूनियन के मेंबर्स थे वो जो है इसके मेंबर्स है। अब ये जो है इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है टू कोऑपरेट ऑन वेरियस इश्यूज़। बहुत सारे इश्यूज़ पे कोऑपरेट करने के लिए उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जैसे कि पॉलिटिकल इश्यूज़ जो होंगे, इकोनॉमिक इश्यूज़, एनवायरमेंटल, ह्यूमैनिटेरियन, कल्चरल, बहुत सारे इश्यूज़ पे जो है कोऑपरेट करने के लिए उन्होंने ये जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। अब ये कंट्रीज गाइस पहले इतने सालों से एक साथ रह रही थी। अब जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होता है, देवा आप कह सकते हो अलग अलग हो गए थे, बट फिर भी साथ में अपने इकोनॉमिक, अपने पॉलिटिकल, अपने कल्चरल जो इश्यूज होते थे उनको डील करने के लिए उन्होंने अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक इंटर गवर्नमेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, सो दैट वो जो है वहाँ पे बैठकर अपने लिए बातचीत कर पाए और अगर कोई इशू जो है इमर्ज हो उसको सॉल्व कर पाए। तो दिस वॉज द CIS। ठीक है, अब ये जो CIS है इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं कौन कौन CIS के मेंबर है। तो CIS क्यों बना, आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। अब CIS एक्चुअली में बना कैसे था ये समझो। तो जैसे ही सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है, आपको पता है सोवियत यूनियन कब डिसइंटीग्रेट हुआ था? जब रशिया, यूक्रेन और बेलारस ने जो है अनाउंस कर दिया था सोवियत यूनियन इज डिसइंटीग्रेटेड। तो जब जो है सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है तो सबसे पहले 8 दिसंबर 1991 को रशिया, यूक्रेन एंड बेलारस जो है एक एग्रीमेंट पे साइन करते हैं एंड फॉर्म कर देते हैं गाइस क्या, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। कब? 8 दिसंबर 1991 को 3 मेंबर्स ऑफ द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, यानी कि सोवियत यूनियन के 3 मेंबर्स रशिया, यूक्रेन, बेलारस जो है CIS फॉर्म करते हैं 8 दिसंबर 1991 को एक एग्रीमेंट को साइन करके। ठीक है, 3 मेंबर्स जो है CIS को इस्टेब्लिश कर देते हैं। उसके बाद बाकी कंट्रीज CIS का मेंबर बनती है। कितनी कंट्रीज और बनती है? 8 और कंट्रीज जो है, 8 और कंट्रीज CIS का मेंबर बन जाती हैं दिसंबर 21, 1991 को, यानी कि दिसंबर के महीने में ही कुछ समय बाद 21 तारीख को जो है
आल्मा एता जो है एक प्रोटोकॉल साइन करके 8 और कंट्रीज CIS का मेंबर बन जाती हैं। ठीक है, आल्मा एता प्रोटोकॉल जो है एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको समझाना होगा जब 21 दिसंबर 1991 को 8 मोर कंट्रीज ज्वाइन CIS, तो उसको बोला जाता है क्या, आल्मा एता प्रोटोकॉल साइन करके, ये एग्रीमेंट साइन करके CIS के मेंबर बन जाती हैं 8 मोर कंट्रीज। तो पहले CIS के मेंबर कौन बने थे, पहले बने सबसे पहले रशिया, यूक्रेन एंड बेलारस, ये 3 थे। उसके बाद 8 कंट्रीज और ऐड होती है, कौन कौन सी है वो, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड मोल्दोवो। ठीक है, तो ये कंट्रीज भी, और कजाकिस्तान, ये 8 और कंट्रीज जब एंटर कर जाती है CIS में, तो जो है फाइनली CIS का पूरा CIS बन जाता है। अब कितनी कंट्रीज हो चुकी है CIS के अंदर, अभी टोटल जो है CIS में कितनी कंट्रीज है, 11 कंट्रीज हुई। अभी तक हमने 3 पहले थी, 8 और हो गई। ठीक है, 8, 9, 10, 11। अब वैसे CIS के टोटल मेंबर्स हमने कितने पढ़े हैं, 12। तो जॉर्जिया जो है बाद में दिसंबर 1993 में, कुछ समय बाद जॉर्जिया भी, यानी कि दिसंबर 1993 में जॉर्जिया भी CIS का मेंबर बन जाता है। तो सभी कंट्रीज आप कह सकते हो 15 में से कितनी कंट्रीज हमने पढ़ ली, 12 कंट्रीज CIS की मेंबर बन जाती हैं। उन्होंने CIS क्यों बनाया था, सो दैट दे कैन डील विद द कल्चरल, इकोनॉमिक एंड जो पॉलिटिकल इशूज। ठीक है, तो सबसे पहले रशिया, यूक्रेन, बेलारस बनाते हैं CIS को, कुछ समय बाद 8 और कंट्रीज एंटर करती है, और जॉर्जिया जो है 1993 में जो है एंटर कर जाती है किसको, CIS को। बट देखो ये जो बाल्टिक रिपब्लिक्स थी, जो लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये जो है फॉर्मर सोवियत यूनियन का ही पार्ट थी, ये सोवियत यूनियन का पार्ट थी, ये नहीं बनती हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का मेंबर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कौन सी ऐसी सोवियत यूनियन की कंट्रीज हैं जो CIS का मेंबर नहीं बनी थी, तो एग्जाम्पल में क्या लिखना है आपको, आंसर में क्या लिखना है, बाल्टिक रिपब्लिक्स। 15 थी ना, 15 में से 12 ने तो जो है ज्वाइन कर लिया CIS, 3 नहीं करती हैं, वो 3 नहीं वाली पे क्वेश्चन बन सकता है। तो वो कौन सी है, बाल्टिक रिपब्लिक्स, जिनका नाम क्या है, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये तीनों नहीं करती है, बाकी सब कर लेते हैं। 3 तो 8 दिसंबर को करती है, बाकी दिसंबर 21, 1991 को करती है, एंड जॉर्जिया एट द एंड दिसंबर 1993 में आ जाता है। तो ये CIS का आपने फाउंडिंग मेंबर्स पढ़ लिए, फाउंडेशन आपने देख लिया। फाउंडिंग स्टेट्स कौन सी कही जाती है CIS की, रशिया, यूक्रेन, बेलारस, क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने ही बनाया था ना, तो अगर फाउंडिंग स्टेट्स पे क्वेश्चन आएगा तो आप लिखोगे रशिया, यूक्रेन एंड बेलारस। अब ये बात जो मैंने आपको हिंदी में समझाई है, ये यहाँ नोट्स में गिवन है, द फाउंडिंग स्टेट ऑफ द CIS इंक्लूड्स बेलारस, रशिया एंड यूक्रेन। द रिमेनिंग रिपब्लिक ऑफ सोवियत यूनियन ज्वाइन द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स आफ्टर साइनिंग द आल्मा एता प्रोटोकॉल। तो अगर एग्जाम में है व्हाट इज आल्मा एता प्रोटोकॉल, तो आपको ये लिखना है, नाउ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैज द फॉलोइंग कंट्रीज। अगर आज के समय की बात करें अभी हम, तो उसके बाद साइन करने के बाद दीज कंट्रीज वर द मेंबर ऑफ क्या, CIS। और फिर 1993 में जॉर्जिया भी जो है CIS का मेंबर जो है गाइस वो बन जाती है। ठीक है, अब CIS का एम क्या था, क्यों CIS जो है वो इस्टेब्लिश करी गई थी, तो वो देखते हैं हम। ओके, तो CIS का एम क्या है एंड एरियाज ऑफ कॉपरेशन क्या है, अब हम ये देख लेते हैं। तो फाइनली आपको CIS पता चल गया, CIS की डेफिनेशन पता चल गई, CIS के फाउंडिंग मेंबर्स पता चल गए, कौन सी डेट को कौन कौन से मेंबर एंटर हुए ये पता चल गए, और जो मेंबर्स नहीं हैं CIS के वो भी पता चल गए। अब एरियाज ऑफ कॉपरेशन और एम क्या था CIS को फॉर्म करने का, वो देखो। पहला एम क्या था CIS को फॉर्म करने का, इज टू फैसिलिटेट एंड स्ट्रेंथन कॉपरेशन अमंग इट्स मेंबर इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल एंड ह्यूमैनिटेरियल फील्ड्स। ये जितने भी मेंबर्स हैं, पहले तो सब इकट्ठे थे ना, अब डिसइंटीग्रेट हो गए, तो उसके बाद भी जो है ये चाहते थे आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट कर पाए, क्योंकि ये सब नेबर्स ही हैं एक तरीके से। तो जब कोई पॉलिटिकल इशू हो, इकोनॉमिक इशू हो, इकोलॉजिकल इशू हो, कोई भी इशू हो, तो वो एटलीस्ट एक दूसरे के पास, उनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो बैठ के बातचीत कर पाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है CIS के, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CIS इंक्लूड सपोर्ट द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर स्टेट्स। सभी के सभी मेंबर स्टेट जितने भी, अब ये जो है गाइस डिसइंटीग्रेट हो गए थे, अब सोवियत यूनियन का मेंबर नहीं बचे थे, तो इनके सामने अभी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये अपनी कंट्री में क्या कर पाए गाइस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट लेकर आ पाए। पहला ऑब्जेक्टिव CIS का ये था कि ये सब कंट्रीज, सभी के सभी कंट्रीज अपनी कंट्री में क्या लाए, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट लेकर आए, ये इनका पहला एम था। ठीक है,
है। सेकेंड एम इनका क्या था कि ये अपनी कंट्री में क्या ह्यूमन राइट्स इंश्योर करे। अपनी कंट्री में जो है, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के टाइम पे इतने राइट्स नहीं मिलते थे लोगों को, अब इनकी कंट्री में लोगों को ह्यूमन राइट्स मिले और जो है फंडामेंटल फ्रीडम मिले। ये इनका सेकंड जो है वो ऑब्जेक्टिव था कि अब जब हमने CIS बनाई है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी कंट्री में इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट लाए और ह्यूमन राइट्स लाए और जो है फंडामेंटल फ्रीडम दे अपने जो है सिटीजन्स को, ठीक है। इनका क्या था, इंश्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये जितना भी एरिया है यहाँ पे सिक्योरिटी एंड पीस जो है वो मेंटेन कर पाइए। एंड जो लास्ट इशू है, जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है इनका, वो क्या है, टू सेटल डिस्प्यूट पीसफुली। अगर कोई डिस्प्यूट, कोई इशू इन कंट्रीज के बीच में इमर्ज हो जाए, ये नेबर्स थे गाइस, इनके यहाँ जैसे जो नेबरिंग कंट्रीज होती है उनके बीच में काफ़ी सारी बातों पे जो है ना इशू क्रिएट हो सकते हैं, जैसे रिवर वाटर पे हो जाए या फिर इनके पास तो ऑयल था इतना सारा। तो इन कंट्रीज के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट जो है अराइज हो जाए तो इसको ये जो है कॉपरेट करके सॉल्व करे, वॉर टाइप सिचुएशन ना हो, इसलिए इन्होंने CIS बनाया। तो 4 रीजन थे इनके CIS बनाने के। CIS की डेफिनेशन समझ गए, मेंबर समझ गए, फाउंडिंग डेट समझ चुके हो, फाउंडिंग मेंबर समझ चुके हो। अब बनाया क्यों था, उसके 4 रीजन थे। चारों रीजन यहाँ देखो पैराग्राफ फॉर्म में लिखे हैं, तो मैंने हाईलाइट कर दिया पॉइंट्स क्या क्या इसमें गिवन है। पहला, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट लाएंगे सभी मिलकर अपनी अपनी कंट्रीज में। दूसरा, ह्यूमन राइट्स इंश्योर करेंगे, फंडामेंटल फ्रीडम देंगे। तीसरा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का माहौल बनाएंगे। एंड फोर्थ, अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको कॉपरेट करके आराम से वो डील करेंगे। ये हो गया इनका ऑब्जेक्टिव CIS का, ठीक है। एरियाज ऑफ कॉपरेशन क्या है, CIS के मेंबर आपस में एक दूसरे को किन किन एरियाज में हेल्प करते हैं और किन किन एरियाज में ये एक दूसरे का साथ निभाते हैं। इकोनॉमिक इशूज पे, फाइनेंस पे, सिक्योरिटी पे, ह्यूमैनिटेरियन इशूज पे और लीगल मैटर्स पे, अगर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो उस पे ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्रॉस बॉर्डर इशू, आप सब नेबर्स हैं तो बॉर्डर इनका आपस में जो है एक दूसरे की कंट्रीज में बॉर्डर्स आते हैं तो उस पे ये लोग कॉपरेट करते हैं। तो बहुत सारे इनके एरियाज ऑफ कॉपरेशन भी हैं। तो विद दिस आपको समझ में आ गया है CIS क्या है। तो CIS के लिए एग्जाम में आपको क्या लर्न करना है, CIS की डेफिनेशन जो ऊपर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया और मेरी इंस्टाग्राम पे नोट्स अपलोड कर दिया मैंने, वहाँ से भी देख सकते हो, इस वीडियो के पिंड कमेंट में भी आपको मिल जाएंगे। डेफिनेशन के बाद फाउंडेशन देखनी है आपको CIS की, कौन कौन से मेंबर ने कब कब ज्वाइन करा, ठीक है। तो बेसिकली बाद में हमने 12 मेंबर्स देख लिए थे CIS के। 12 में से 3 जो हमारे 3 मेंबर्स थे बाल्टिक रिपब्लिक्स के, उन्होंने कभी CIS को ज्वाइन नहीं करा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा CIS का एम क्या था, फिर हमने देखा CIS के ऑब्जेक्टिव क्या थे और CIS के ऑब्जेक्टिव के बाद हमने उनका एरिया ऑफ कॉपरेशन देख लिया है और यहाँ आपका CIS समझ में आपको आ गया। अब हमें देखना है ये जो CIS कंट्रीज़ थी, ये जो कंट्रीज़ थी इनमें डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस कैसे चला, इनमें जो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश जब हुई तो वो कैसे डेमोक्रेसी यहाँ इस्टेब्लिश हुई, ये हमें पढ़ना है। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, अगर आप एट प्रेजेंट देखो CIS के कितने मेंबर्स हैं, तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो आप यहाँ पे ये बॉक्स देख सकते हो, जॉर्जिया अब CIS का मेंबर नहीं है। एंड जो कंट्रीज फुल मेंबर है अभी भी CIS की, यूक्रेन भी अब CIS का मेंबर नहीं है। तो जो कंट्रीज नहीं है अब CIS के मेंबर, वो आप इस टेबल के थ्रू चेक कर सकते हो। जो फुल मेंबर्स हैं वो CIS का मेंबर है और जो नहीं है उनका भी लिखा है। ऑब्जर्वर स्टेट कौन सी है, ये भी आप CIS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है इनको 1 मार्कर फॉर्म में आ सकती हैं, तो इनको लर्न कर लीजिए। अब चलते हैं हम डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस पे इन द CIS। तो देखना है डेमोक्रेटाइजेशन इन CIS कि ये जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, सोवियत यूनियन के बाद जितनी भी स्टेट्स जो हैं CIS का हिस्सा बनी, पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट्स, पोस्ट सोवियत स्टेट्स, इनमें डेमोक्रेसी कैसे चली। तो देखो इन लोगों ने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करी, इनके यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज भी बनी, इनके यहाँ पे पार्लियामेंट भी बनी। बट डेमोक्रेसी इनके अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो डेमोक्रेसी जो है अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। यहाँ पे जो डेमोक्रेसी चली यहाँ पे वो बहुत अथॉरिटेटिव टाइप की चली, इसलिए ये कहता जाता है कि ये जो कंट्रीज थी यहाँ पे क्या चला, एक हाइब्रिड रिजाइम चला, यानी कि डेमोक्रेसी भी थी और डेमोक्रेसी के साथ में अथॉरिटेटिव कैसे टाइप की गवर्नेंस होती है, जहाँ पे जो लीडर्स है वो अपनी मनमानी करते हैं, वो ज़्यादा जो है पब्लिक की जो सुननी होती है ना वो नहीं सुनी जाती है अथॉरिटेटिव रिजाइम्स में। तो अथॉरिटेटिव रिजाइम प्लस डेमोक्रेसी के फीचर्स देखे गए इन पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट्स में, तभी इन्हें हाइब्रिड रिजाइम्स भी बोला गया। अब ये अथॉरिटेटिव क्यों थी, क्योंकि गाइज इन कंट्रीज में जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा था कि जब इन कंट्रीज में डेमोक्रेसी अडॉप्ट हुई, जब इन कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन आई, तो इन कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन को जल्दीबाजी में ड्राफ्ट कर दिया गया और प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई और फिर प्रेसिडेंट्स जो थे वो अथॉरिटी
अथॉरिटेटिव हो गए। जैसे एक कंट्री का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था जहाँ प्रेसिडेंट ने खुद को 10 ईयर्स के लिए पहले वो बने थे और फिर 10 ईयर्स के लिए उन्होंने अपना और रूल एक्सटेंड कर लिया था। मुझे एग्जाम्पल बताओ, उस कंट्री का नाम बताओ मुझे। एंड ऑफ बायोपॉलिटी चैप्टर में मैंने आपको बताया था। तो इन कंट्रीज में ये देखा गया कि यहाँ पे जो है आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन, आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ डेमोक्रेसी, इन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेसी अडॉप्ट करेंगे, कैपिटलिज्म अडॉप्ट करेंगे। जब कैपिटलिज्म अडॉप्ट करा तो क्या आया, शॉक थेरेपी आई। और जब इन्होंने डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी तो इन्हें फुल डेमोक्रेसी नहीं मिली, वो वेस्टर्न वर्ल्ड वाली डेमोक्रेसी इन्हें नहीं मिली जो यूएसए में थी, फ्री प्रेस और साथ ही के साथ जो है पूरे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे तो जो है पावर जो है स्टेट और सेंटर के बीच में अच्छे से डिवाइडेड है, वो जो है इन लोगों को जो है नहीं मिला। यहाँ पे इन्हें क्या मिला, हाइब्रिड रिजाइम मिली, जिसमें जो है प्रेसिडेंट जो थे उनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी एंड जो है कई जगहों पे जो है इन पावर्स का मिसयूज़ भी करा गया। एंड जो है इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे एक हाइब्रिड रिजाइम सेटअप हुई। डेमोक्रेसी थी, पार्लियामेंट थी, अपोजिशन पार्टीज है, बट जो प्रेसिडेंट है वो बहुत अथॉरिटेटिव थे एंड इसलिए यहाँ पे जो है फिर आगे चल के लोगों ने रेवोल्यूशन करे सो दैट वो एक मोर डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है अडॉप्ट कर पाए। डेमोक्रेटाइजेशन क्या होता है, डेमोक्रेटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो है अथॉरिटेटिव रिजाइम को हटा के डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए जो है लोग रेवोल्यूशन करते हैं, लोग जो है आंदोलन करते हैं। दिस इज अ डेमोक्रेटाइजेशन। जैसे शॉक थेरेपी क्या थी, शॉक थेरेपी एक प्रोसेस थी जिसमें क्या हुआ था, हमने देखा कैसे ये कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म में गए। तो डेमोक्रेटाइजेशन क्या होता है, डेमोक्रेटाइजेशन मीन्स जब कंट्रीज जो हैं मोर डेमोक्रेटिक होने के लिए, या तो उनके पास है डेमोक्रेसी, ऑन पेपर्स है डेमोक्रेसी, बट एक्चुअली में अपने आप को अच्छे से डेमोक्रेटिक बनाने के लिए जब वो जो है फाइट करते हैं, जब वो जो है ये प्रोसेस चलाते हैं, इसको कहते हैं हम डेमोक्रेटाइजेशन। जब वो चाहते हैं कि वो मोर डेमोक्रेटिक बन जाए, ठीक है। या फिर जब कोई अथॉरिटेटिव रिजाइम को हटा के डेमोक्रेसी लाने की चाह रखते हैं, वो होता है प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। तो प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन बहुत सारी CIS कंट्रीज में चला, जो पोस्ट सोवियत स्टेट्स थी, बहुत सारी स्टेट्स में डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस चला। क्यों? क्योंकि ये लोग आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन बन गई थी हाइब्रिड रिजाइम्स। हाइब्रिड रिजाइम्स क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पे मोर इंक्लाइन थी ऑटोक्रेसी के लिए। ऑटोक्रेसी मतलब वही जब लीडर अपनी मनमानी करते हैं, लीडर्स अपना ज़्यादा जो है आप कह सकते हो रूल चलाते हैं, पब्लिक जो है उनकी नहीं सुनी जाती, बल्कि डेमोक्रेसी क्या है, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी नो वी लिव इन इंडिया, हमारे पास हमारे राइट्स है, वी हैव आवर फंडामेंटल राइट्स, वी हैव जुडिशरी। अगर जो है वी आर ऑल्सो हैविंग इलेक्शन जो फ्री एंड फेयर तरीके से होते हैं हर 5 साल बाद। इफ़ वी डू नॉट लाइक कि अगर हमारी गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे इश्यूज बना दे, तो वी आर हैविंग अ चांस कि हम जो है अपना जो है वोट डालकर अगले साल जो है अपने लीडर्स को जो है चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी है। बट ये जो कंट्रीज थी गाइज, यहाँ पे ऑटोक्रेटिक रूल हो रहा था, इसलिए इनको हाइब्रिड रिजाइम जो है वो बोला गया, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, दीज कंट्रीज वर रेफर्ड एज हाइब्रिड रिजाइम बिकॉज देयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ टोटल वेस्टर्न डेमोक्रेसी। टोटल डेमोक्रेसी, प्योर डेमोक्रेसी इनके यहाँ नहीं हुई थी। ऑल्दो देयर इज अ पार्लियामेंट भी है, ऑपोजिशन पार्टी भी है, बट जो जितनी भी ये पोस्ट सोवियत रिजाइम्स थी, यहाँ पे जो है क्या हो रखा था, जो प्रेसिडेंट थे उनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी। एग्जाम्पल्स हमने पढ़ा भी है हमारे एंड ऑफ बायोपॉलिटी वाले चैप्टर में। तो इन शॉर्ट, ट्रांसप्लांट ऑफ डेमोक्रेसी टू द पोस्ट रिजाइम्स इज नॉट सक्सेसफुल एज बिकॉज प्रेसिडेंट होल्ड टू मच पावर विद इन और आउटसाइड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे अच्छे से डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हो पाई क्योंकि प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर थी। तो बहुत सारे पॉलिटिकल अपहीवल्स हुए, यानी कि रेवोल्यूशंस हुए, जहाँ ये जो जनता थी इन सभी कंट्रीज़ की, उन्होंने डिमांड करा कि हमें फुल डेमोक्रेसी चाहिए, हमें जो है क्या चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए गवर्नमेंट से। तो बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए जो यहाँ इन कंट्रीज़ में हुए थे, ठीक है। तो उनमें से कुछ रेवोल्यूशंस के बारे में आप देख लीजिए कि हमारे एग्जाम में क्या पता 1 मार्कर्स में आ जाए। इवन हमारे को जो है वैसे तो CBSE ने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी है डेमोक्रेटाइजेशन पे, हमें तो कहा है खुद से पढ़ लीजिए ये, क्योंकि अभी हमारी जो न्यू NCERTs नहीं आई है और ये एडेड टॉपिक है, हमें खुद से पढ़ना है। तो जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट मुझे लग रही है वो मैं आपको कवर करवा रही हूँ, ठीक है। तो डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस आप समझ गए क्यों चालू हुआ पोस्ट सोवियत स्टेट्स में, क्योंकि इनके फुल डेमोक्रेसी नहीं थी। अब देख लेते हैं कि जब अपहीवल्स हुए, अलग अलग रेवोल्यूशन हुआ डेमोक्रेसी पाने के लिए इन पोस्ट सोवियत स्टेट्स में, उनके क्या क्या नाम थे, क्या पता ये 1 मार्कर में आ जाए। तो अब देखते हैं कौन कौन से रेवोल्यूशंस हुए थे इन पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट्स में। जितनी भी स्टेट्स अब सोवियत यूनियन के कम्युनिज्म को फॉलो नहीं कर रही थी, जब उन्होंने डेमोक्रेसी अपने एस्टैब्लिश करी, जब डेमोक्रेसी सही से एस्टैब्लिश नहीं हुई, तो वहाँ पे हुए रेवोल्यूशंस हुए। इन्हें कई बार कलर रेवोल्यूशंस भी बोल दिया जाता है। डेमोक्रेटाइजेशन लाने के लिए, डेमोक्रेसी लाने के लिए जो रेवोल्यूशंस हुए, इनमें 4 जो है रेवोल्यूशंस हम पढ़ लेते हैं। तो पहला रेवोल्यूशन जो है ये है बुलडोजर रेवोल्यूशन, जो सर्बिया में हुआ था 2000 में। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है गाइस, देखो ये CIS का मेंबर भी थी जॉर्जिया, और यहाँ पे होता है रोज रेवोल्यूशन, ठीक है। रोज रेवोल्यूशन होता है जॉर्जिया में 2003 में।
फिर होता है ऑरेंज रेवोल्यूशन यूक्रेन में 2004 में, और ट्यूलिप रेवोल्यूशन होता है किर्गिस्तान में इन 2005। तो ये तीनों रेवोल्यूशन तो बहुत अच्छे से याद कर लो। अगर एग्जाम्पल लिखना हो कि CIS में डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस लाने के लिए कौन कौन से अपहीवल्स हुए थे, तो ये तीनों हम मेंशन कर देंगे, रोज रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन और ट्यूलिप रेवोल्यूशन। कौन सी कंट्री में हुए थे और कौन से ईयर में हुए थे, ये अच्छे से याद कर लीजिए। इन रेवोल्यूशन के अलावा भी और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो है अपहीवल्स हुए थे, बट अभी गाइज हम इनको ही कवर करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन द CIS, ठीक है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक CIS एंड द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन CIS। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम ऐसे ही बाकी टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। अगर आपको क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो है इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो उसके लिए आप मेरा चैनल चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट गिवन है, जहाँ पे मैंने सभी चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ा दिया है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।